हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा मानवाधिकार पर। मानवाधिकार, मानवाधिकार इसको बोला जाता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। वैसे आम लोगों के लिए जाना भी जरूरी है। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार। इसके लिए एक आयोग बनाया गया है भारत में, जिसको कहा जाता है ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, और स्टेट राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्र मानवाधिकार आयोग, HRC ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो मानवाधिकार का अगर बात करें, मानवाधिकार का, मानव के अधिकारों का, मानवाधिकार का मतलब मानव के अधिकार, ठीक है, मानव के अधिकार। मानव का जो अधिकार होता है दो तरह का होता है। दो तरह से अगर इसको परिभाषित करें, डिवाइड करें या समझने की कोशिश करें तो इसे दो तरह से आसानी से समझा जा सकता है। पहला अगर बात करें तो एक होता है प्रकृति अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, और जो दूसरा होता है वो संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार होता है। नैसर्गिक अधिकार वह होता है जो हमें जन्म के साथ प्रकृति हमें देता है, जो जन्म के साथ हमें प्रकृति प्रदान करता है उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। जैसे सांस लेना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, नित्य कर्म करना नैसर्गिक अधिकार है, खाना खाना नैसर्गिक अधिकार है। और जो संविधान के द्वारा किसी भी राज्य व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था के अनुसार या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो अधिकार दिया जाता है उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। और इस अधिकारों की रक्षा के लिए, इस अधिकारों की रक्षा के लिए जो ह्यूमन राइट्स का है, ह्यूमन राइट्स चाहे वो नैसर्गिक अधिकार हो या संवैधानिक अधिकार हो, दोनों की रक्षा के लिए जो है एक संगठन बनाया गया वर्ल्ड में भी, उसको कहा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? लंदन में। इसका गठन जो 1969 में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, जिसका गठन 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। 1977 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार को इसलिए नवाजा गया कि शोषण के खिलाफ जो है एक अभियान चलाया था, शोषण के खिलाफ अभियान चलाया गया था, इसलिए इसको 1977 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? एमनेस्टी इंटरनेशनल को, जो विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है मानव अधिकारों को, चाहे प्रकृति हो या नैसर्गिक अधिकार हो, उसकी रक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया जो कहा जाता है मानवाधिकार आयोग। जिसे क्या कहा जाता है? मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। कहते हैं मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। मानवाधिकार वर्ल्ड में अगर बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इन मानवाधिकार आयोग की रक्षा करता है। और केंद्र की अगर बात करें, भारत एक संघीय राज्य है। भारत राज्यों का संघ है।
राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। यहाँ भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, जिसमें केंद्र में जो गठित मानवाधिकार आयोग है उसको बोला जाता है एनएचआरसी, और जो राज्यों के लिए है उसको कहा जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी। मानवाधिकार जो भारतीय संविधान प्रदान करता है अधिकार, संवैधानिक अधिकार भाग 3 के 8, 12 से 35 में क्या है, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का गठन, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार का है। पहले जो है, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 थी। 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटा करके, 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटा करके इसको जो है अनुच्छेद 51 के 1 में कर दिया गया है। 51 के क में इसको कर दिया गया है। जो ये अधिकार था 7वां, संपत्ति का अधिकार, ये जो है फंडामेंटल राइट्स से निकाल करके इसको जो किया गया है कानूनी अधिकार, इसमें कर दिया गया है, कानूनी अधिकार के रूप में इसे कर दिया गया है। और इन 6 फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है मानवाधिकार आयोग, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, इसका गठन किया गया, जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है मानवाधिकार इसकी रक्षा करता है। तो क्वेश्चन है अगर आएगा कि मानवाधिकार आयोग का जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है कि विश्व में एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग की रक्षा करता है, जिसका गठन जो है 1969 में किया गया। और भारत में अगर एनएचआरसी की बात की जाए तो 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 में किया गया है। एनएचआरसी भारतीय या केंद्र मानवाधिकार आयोग, और इसका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला जो है 1969 में किया गया, इसको 1977 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और 1978 में एक और अवार्ड मिला गया। 1978 में जो है यूएनओ द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया। यूएनओ के द्वारा भारत में जो गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 में, उसके बाद इसका जो संशोधन हुआ 2006 में इसका संशोधन किया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ उसका जो है गठन, इसके सदस्यों की संख्या, सदस्यों का गठन कैसे होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, अब जो है एनएचआरसी का गठन, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। इसमें जो है उस समय जिस समय गठन किया गया उस समय 4 सदस्य था, 4 सदस्य होता था इसमें।
प्लस एक अध्यक्ष होता था। एस एक अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष जो है जो पद होता है, ये जो है होता था, इसलिए मैं बोला हूं कि जो है 2006 का जो है संशोधन अमेंडमेंट NHRC में इसका सदस्य 3+1 कर दिया गया, 3 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष। 1993 वाला में जो है उसका बता रहा हूं, 4 सदस्य होता था, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का जो पद होता है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इनके अध्यक्ष के पद पर होंगे। 4 सदस्य में जो अगर पहला सदस्य है वो होगा भारत के सेवानिवृत्त, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे सेवानिवृत्त हो या कार्यरत हो, सदस्य होंगे। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो ये जो होंगे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो दो अन्य जो होगा दो अन्य सदस्य होगा, जो 2 अन्य सदस्य होगा वो मानवाधिकार में जो है विशेष रुचि रखता हो, विशेष जानकारी अनुभव हो, उसका 2 सदस्य होगा। ये 4 सदस्य टीम है 1993 वाला में। उसके अलावा इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पदेन सदस्य होते हैं ह्यूमन राइट में, बड़ा लंबा चीज है। 4 पदेन सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य में कौन कौन हो सकते हैं? एक होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, मानवाधिकार का मतलब मानवीय हितों की रक्षा के लिए। तो मानवीय हितों की रक्षा के लिए तो सबसे ज्यादा जो अगर आजादी की पहले की बात करें तो मानवीय हितों के का जो हनन होता था अल्पसंख्यक वर्ग का होता था, उसको समझ लीजिए। अपने सदस्य पदेन सदस्य जो अपने आप निकल जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग होता था, अल्पसंख्यक वर्गों का जो है उसमें हितों का हनन होता था, उनके मानवाधिकारों का हनन होता था। एससी का हनन होता था, साथ में नहीं बैठने देना है, पानी नहीं पीने देना है। एसटी का वही कंडीशन था। और किसका हनन होता था? आपका अल्पसंख्यक में निकल गया। अल्पसंख्यक का होता था हनन मानवाधिकार का। अनुसूचित जाति के मानवाधिकारों का हनन होता था, अनुसूचित जनजाति के मानवाधिकारों का हनन होता था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्राचीन काल से आदिकाल से चलता आ रहा है, महिला के मानवाधिकारों का हनन, महिला के अधिकारों का हनन। तो अब देखिए इसका जो सदस्य होगा 4 पदेन सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। जो पदेन अध्यक्ष होंगे वो पदेन सदस्य होंगे मानवाधिकार आयोग के। दूसरा एससी आयोग के अध्यक्ष, तीसरा जो सदस्य होंगे एसटी आयोग के अध्यक्ष, और चौथा जो होंगे महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे जो NHRC के
पदेन सदस्य होंगे। तो ये जो है 4 सदस्यीय टीम है। इसके अलावा इसका जो है 4 पदेन सदस्य हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एससी के अध्यक्ष, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, ये सदस्य हैं। गठन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया। 2006 में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट आने के बाद जो है इसके सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया और जो है इसमें सदस्य जो है 3+1 कर दिया गया। लेकिन 1993 में जब आया था तो इसमें अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्यों में जो होता था अध्यक्ष जो होते थे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे, 2 सदस्य होते थे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे। अगर सदस्य उच्च न्यायालय के तो वो मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य होते थे जो मानवाधिकार में विशेष रुचि तथा जानकारी हासिल रखते थे, वो 2 सदस्य होते थे। ठीक है, अभी जो सदस्य हैं अरुण मिश्रा, अध्यक्ष जो कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा। अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस अरुण मिश्रा हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे? पदेन सदस्य। अभी पदेन सदस्य है ज्ञानेश्वर मिश्रा, एक है राजीव जैन, ज्ञानेश्वर और दशनेश्वर मैल, और एक है मित्तल कुमार, वो मित्तल कुमार है। 3 सदस्य हैं। वो नाम पूरा एक तरह से देख लेना, पढ़ा होगा है आपको, वैसे हम बता दूंगा। अब इसका जो है सदस्य की नियुक्ति, गैर संवैधानिक निकाय है, नियुक्ति होगा। संवैधानिक नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये राष्ट्रपति नियुक्त जो करते हैं इनके सदस्य और अध्यक्ष का, तो ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा गठित 6 सदस्य समिति द्वारा, समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति गठन करते हैं एनएचआरसी के सदस्य तथा अध्यक्ष का। ये जो 6 सदस्य समिति का जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति जिनकी अनुशंसा पर गठन करते हैं एनएचआरसी का अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति करते हैं। इनके जो गठित प्रधानमंत्री द्वारा जो गठित है समिति में सदस्य जो होते हैं, पहला सदस्य होंगे प्रधानमंत्री खुद, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के तीसरा जो होते हैं सदस्य राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, और तीसरा जो चौथा जो सदस्य होते हैं, चौथा दोनों सदनों के, चौथा और पांचवा दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के विपक्षी। अगर ह्यूमन राइट की बात है
तो पक्ष और विपक्ष तो दोनों लेना पड़ेगा भाई। तो विपक्षी दल के नेता को, और छठा जो सदस्य होता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री ये जो है 6 सदस्यीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति है, जिसकी सिफारिश पर एनआरसी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसमें जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसकी में जो है कोई भी अनुच्छेद का वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात की जाए कि इसमें जो है इसकी वर्किंग, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका जो वर्किंग अपना कर सकता है वर्किंग, अगर मानवाधिकार का जहां उल्लंघन हो रहा है वहां अपना जांच बैठा सकता है, जांच कर सकता है। न्यायालय के अनुशंसा पर या स्वयं प्रेरणा पर, अब उसको लगता है कि जो है जहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, वहां जांच बैठा सकता है। या अगर न्यायालय आदेश दे, कोर्ट आदेश दे कि जो है आप उस पर जांच बैठाएं, जांच कमेटी बैठाएं, तो उस पर जांच बैठा सकता है। स्वप्रेरण जो है इसलिए कर सकता है कि इसका जो पावर होता है, पावर इसका जो है एक अधीनस्थ न्यायालय के बराबर है, अधीनस्थ न्यायालय के बराबर इसका पावर है। यानी जो है इसका पावर अधीनस्थ के न्यायालय के, और यह जो जहां लगता है कि ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है वह कमेटी का गठन कर करके उसमें जांच बैठा सकता है। अब जांच बैठाने के बाद जो है इसकी जांच को सरकार या जो संबंधित क्षेत्र है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका जो आएगा जांच के बाद जो सिफारिश आएगा वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु इसमें एक कंडीशन और लगा हुआ है कि यह जिसको भी रिपोर्ट सौंपेगा, सरकार या संबंधित क्षेत्र को रिपोर्ट सौंपेगा, वह रिपोर्ट पर 1 माह के भीतर जो की गई कार्रवाई की सूचना, 1 माह के भीतर की गई कार्यवाही की सूचना फिर एनएचआरसी को देगा। सूचना जो है एनएचआरसी को देगा, अर्थात उसको कह सकते हैं कि इसको सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। और इसके जो है इसीलिए कहा जाता है एनएचआरसी की सिफारिश को कोई भी सरकार या संबंधित क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो जो है सिफारिश कर रहा है, मानवाधिकार आयोग को उल्लंघन का जो सिफारिश कर रहा है, उस क्षेत्र को इसको जो है इसकी सिफारिश को नकार नहीं सकता है, इसकी सिफारिश को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, एनएचआरसी एक और इम्पोर्टेंट बात है, एनएचआरसी किसी जो है वही मामले में अपना न्यायिक जांच बैठा सकता है जो 1 साल के भीतर घटित हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, घटित हो। जिस मामले का अगर घटित हुए या जिस घटना का घटित हुए 1 साल से अधिक हो गया है, उस पे एनएचआरसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है,
यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी जिस किसी घटना पर एनएचआरसी इन्वॉल्व होता है वह घटना 1 साल के भीतर घटित होता है। एनएचआरसी जो है अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका सेना या जो है आर्टिलरी फोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो एनएचआरसी का उसमें जो है थोड़ा बहुत रोल है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। आतंकवादी के ग्रुप में आतंकवादी का जो है तथा उससे संबंधित आर्म्स हथियार में भी एनएचआरसी अपना हस्तक्षेप कर सकता है, करता भी है। जिसमें आतंकवादी का या उससे संबंधित जो हथियार है उससे संबंधित बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें एनएचआरसी हस्तक्षेप किया। इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर किसी का हो रहा है, वो टेररिस्ट हो, उसमें भी हस्तक्षेप करता है, उसमें ह्यूमन राइट का उल्लंघन करके उसमें भी जांच बैठाता है, ठीक है। तो एनएचआरसी का जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट जांच बैठाने के बाद जो सिफारिश करता है, चाहे सेना के क्षेत्र में या राज्य के क्षेत्र में, वो अपना रिपोर्ट जो है सौंपता है, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका जो है एनएचआरसी का, अगर हेड ऑफिस एनएचआरसी का हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर एनएचआरसी का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और यह इसके अलावा किसी राज्य में किसी भी जगह, किसी भी राज्य में किसी भी जगह अपना हेडक्वार्टर खोलने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी अपना हेडक्वार्टर खोल सकता है, किसी भी मामले में अपना हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसमें एनएचआरसी अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उस पर अपना जो है टीम गठित कर सकता है। और खास करके इसमें गृह मंत्री का इसलिए शामिल किया गया है, गृह मंत्री को इसलिए शामिल किया गया है कि यह जो है रक्षा से संबंधित है। अब रक्षा से संबंधित है तो रक्षा आपका हो क्या, बॉर्डर का हो चाहे आंतरिक हो, सीमा का हो या आंतरिक हो, आंतरिक हो या सीमा हो, दोनों का रक्षा किसके, गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है दोनों का रक्षा लेकर के होम मिनिस्टर के अंतर्गत में, तो आंतरिक रक्षा है चाहे बाहरी रक्षा, इनकाउंटर का सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर, और फेक इनकाउंटर में जो अपना सिफारिश जो जांच कमेटी में बैठाता है उसी से तो पता चलता है कि ये इनकाउंटर फेक है या नहीं है, उसका रिपोर्ट को सौंपना पड़ता है। तो अगर इस बात से कहा जाए कि जो है एनएचआरसी शक्ति विहीन होते हुए भी शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति विहीन होते हुए भी शक्ति से परिपूर्ण है। हाँ, क्या बता रहे थे? महेश मित्तल कुमार है, महेश मित्तल कुमार के सदस्य जो है महेश मित्तल कुमार, दयानेश्वर मनोहर है। तीसरा सदस्य जो है राजीव जैन है, और अध्यक्ष जो है अभी अरुण मिश्रा जी हैं। एनएचआरसी 1993 वाला में बताया भी कि 4 सदस्य प्लस 1। अब इसमें जो है अमेंडमेंट 2006 के बाद जो आया 3 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, 2006 का अमेंडमेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में।